नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग फीटर ट्रेड से महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग का 8वां भाग है। इससे पहले वाले भाग देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। तो कह रहा है कि धातु जब टूटता है तो टूटने से पहले कोई किसी प्रकार का अनुमति नहीं देता है। तो वो क्या प्रॉपर्टी है? क्या है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस में क्या होता है कि जैसे ही आप किसी उसमें ठोकर लगता है या हैमरिंग करते हैं तो वो टूट जाता है, वो भंगुरता के कारण वो टूट जाता है, उसमें किसी प्रकार का परमानेंट डिस्टॉर्शन नहीं रहता है। तो ये जो गुण होता है वो ब्रिटलनेस के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब टेनासिटी क्या है? तो टेनासिटी वह धातु का वह गुण है जिससे खींचने पर खिंचाव बल जितना भी लगाते हैं तो वह नहीं टूट पाता है। तो वह गुण उसका क्या कहलाता है? टेनासिटी कहलाता है। और हार्डनेस क्या है कि आप जब उस पे काटने का प्रयास करते हैं, खरोंचने का प्रयास करते हैं तो वो कटता नहीं है, टूटता नहीं है, खरोंच नहीं आता है, तो वह गुण हार्डनेस का कहलाता है। और टफनेस क्या होता है कि जब आप किसी शीट को, किसी धातु को बार बार मरोड़ते हैं, मोड़ते हैं तो वो क्या है? टूट नहीं पा रहा है। तो वो टफनेस के कारण ऐसा हो रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि परमानेंट, नो परमानेंट डिस्टॉर्शन, यानी कि अस्थाई कोई विकृति नहीं होता है। तो वह गुण कहलाता है क्या? वैसा गुण आता है ब्रिटलनेस के कारण कि टूट जाता है लेकिन उसमें किसी प्रकार का विकृति नहीं रहता है। तो ये ब्रिटलनेस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डेप्थ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर ये कौन सी है? डेप्थ माइक्रोमीटर। इसमें कौन सा भाग है ये जो मार्क किया गया है? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये डेप्थ माइक्रोमीटर के अन्य पार्ट। डेप्थ माइक्रोमीटर के ऊपर वाले भाग को यहाँ पे ये जो है ये कैप कहलाता है। ये वाला भाग जो है यहाँ पे है ये थिम्बल कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है? थिम्बल ग्रेजुएशन दिया गया है और यहाँ पे स्लीव या बैरल का ग्रेजुएशन दिया गया है। ये आपका कहलाता है लॉक। लॉक ये जो है रीडिंग को लॉक करने के लिए, जैसे ही आप किसी स्लॉट का, किसी ग्रुप का, किसी होल का गहराई ले रहे हैं तब इसे लॉक करने के लिए, मेजरिंग करते समय लॉक करने के लिए लॉक दिया जाता है। ये जो है पूरा इसे स्टॉक कहा जाता है और ये आपका स्पिंडल है जो आपको मेजरिंग करते समय इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रश्न है कि ये जो मार्क एक्स दिया है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका लॉक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। Why hand taps are chamfered at the lead? क्यों हैंड टैप लीड पर चेम्फर किए जाते हैं? तो हैंड टैप जो है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप और बॉटमी टैप। दिया क्यों जाते हैं? वो एनलिंग के लिए दिया जाता है। इससे होता क्या है कि जब आप टैपिंग करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करने के लिए, उसे फंसने के लिए जब आप टैप को घुमाते हैं तो वहां टेपर लेड होने से वो होल में आसानी से घुस जाता है चेम्फर होने के कारण। तो ये होता है अनलिंग के कारण ही, इसलिए जो है चेम्फर्ड हैंड टैप में चेम्फर किया जाता है एनलिंग के कारण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। वो बॉटमिंग टैप, प्लग टैप, टेपर टैप। टेपर टैप को फर्स्ट टैप कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ जो चेम्फर किया गया है यही पूछ रहा है कि ये चेम्फर किस लिए किया जाता है। तो ये जो चेम्फर किया जाता है वो थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए, इससे क्या होता है कि जो हॉल होता है उसमें आसानी से ग्रुप घुस जाता है और टैपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो टेपर टैप में 8 से 10 टेपर थ्रेड होते हैं। यहाँ पे 8 से लेकर 10 थ्रेड जो है वो
चेम्फरिंग किए जाते हैं। वहीं बात की जाए प्लग टैप, जिसमें 3 से 5, यहाँ पे 3 से 5 थ्रेड क्या टेपर्ड किया जाता है या चेम्फरिंग किया जाता है। और बॉटमिंग टैप में 1 से लेकर 1.5 चेम्फरिंग किया जाता है एनलिंग के लिए, अलिंगिंग के लिए और थ्रेड स्टार्ट करने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन? इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताइए। तो ड्रिलिंग मशीन ये कौन से ड्रिलिंग मशीन है? क्या ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है, गैंग ड्रिलिंग मशीन है, बेंच ड्रिलिंग मशीन है या रेडियल ड्रिलिंग मशीन है? तो ये कौन सी मशीन है? ये आपका पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लंबा सा ये जो कॉलम है इसे पिलर कहा जाता है। और इस पिलर पे जो है नीचे बेस है और यहाँ पे है मशीन टेबल है और यहाँ पे चक, ड्रिल चक, ये जो है बॉडी है और यहीं पे मोटर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये है आपका पिलर ड्रिलिंग मशीन। तो ऑप्शन ए। अब ये इमेज देखिएगा तो इसके जो कॉलम है, ये जो कॉलम है ये काफी छोटा है, तो इस ड्रिलिंग मशीन को बेंच ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। बेंच पे सबसे पहले इसको फिक्स किया जाता है, उसके बाद आप ड्रिलिंग वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए इस ड्रिलिंग मशीन को, तो इस ड्रिलिंग मशीन को बोला जाता है रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन। तो ये जो ड्रिलिंग मशीन जो है ये काफी हेवी वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। आप इस ड्रिल में देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्रिल लगा हुआ है कितना ज्यादा बड़ा डायमीटर का लगा हुआ है और ये मैकेनिज्म है, ये मोटर है और यही ये फीड हैंडल है, ड्रिलिंग किया जाता है और इस वाले भाग को आर्म बोला जाता है और इसी आर्म पर ये जो है घूम जाता है और ये कॉलम है। इस कॉलम के द्वारा जो है ये आर्म को यहाँ से जो है लीवर लगा होता है उसको और यहाँ पे लीवर लगा होता है, उसके माध्यम से किसी भी इसको एंगल में घुमाकर आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। चारों तरफ इससे आप ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन जो है आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन है। इसमें जो है सक्सेसिव ऑपरेशन करने के लिए, मतलब कि इसमें आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, इसमें टैपिंग कर सकते हैं, इसमें डिमिंग कर सकते हैं और भी ऑपरेशन जो है एक सीरीज में लगातार किया जा सकता है, वो है गैंग ड्रिलिंग मशीन के द्वारा। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश सिस्टम? तो सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इसमें देखना है कि आपका मेन स्केल डिवीजन क्या दिया है, सब डिवीजन क्या है और थिम्बल डिवीजन क्या है। ये तीन महत्वपूर्ण बात। मेन स्केल डिवीजन का मान 0.100 इंच, सब डिवीजन का मान 0.025 इंच और थिम्बल डिवीजन का मान 0.001 इंच। इतना पता होना चाहिए। अब क्या देखेंगे कि आपका रेंज माइक्रोमीटर में कौन से रेंज दिया गया है। तो ये देखिए 0 से 1 रेंज वाला माइक्रोमीटर है और माइक्रोमीटर जो है एक इंच के रेंज में पाया जाता है। 0 से 1 इंच, 1 इंच से 2 इंच, 2 इंच से 3 इंच, 3 इंच से 4 इंच। तो ये 0 से 1 इंच वाले माइक्रोमीटर है। अब जानते हैं कि इसके 1 इंच को 10 बराबर भाग में बांटा जाता है और जो 10 भाग बांटा जाता है उसका एक भाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो आप देखते हैं इसका जो मेन डिवीजन क्या दिया है। तो ये 0 है, 1 है, 2 है और ये 3। तो इसका मेन डिवीजन जो है वो 3 है। इसका जो मेन डिवीजन है वो 3 दिया है और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे मेन डिवीजन में 0.100 इंच से, तो आपका जो मेन डिवीजन हो जाएगा वो 0.300 इंच होगा। अब हम यहां देखेंगे कि ये जो सब डिवीजन दिया है वो कितना डिवीजन सब डिवीजन है। एक भाग को 4 सब डिवीजन में बांटा जाता है। अब यहाँ पे 3 मेन डिवीजन है तो आप यहाँ देखेंगे ये एक डिवीजन और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा भी डिवीजन दिख रहा है, तो ये 2 डिवीजन दिया हुआ है। तो आपको 2 डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 से, तो ये हो जाता है 0.050। इतना डिवीजन हो जाता है।
ये आपका सब डिवीजन हो गया 0.050। अब हम देखेंगे ये क्या थिम्बल डिवीजन। ये थिम्बल डिवीजन देखेंगे कि ये जो है 5 दिख रहा है, ये 6 दिए। थिम्बल डिवीजन उस थिम्बल डिवीजन पे आपको ध्यान देना है जिसका जो डेटम लाइन और जो थिम्बल डिवीजन का लाइन दोनों एक लाइन में मैच कर रहा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ये जो भाग है डेटम लाइन से मैच कर रहा है। तो इसको कौन सा नंबर है, यहां देख सकते हैं ये 10वां नंबर है, तो ये जरूर 9 भाग पे मैच कर रहा है। तो 9 थिम्बल डिवीजन हो गया और थिम्बल डिवीजन का मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 इंच से। अब जो है इन सारे को कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी में देखिए 0.359 इसमें दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो काफी महत्वपूर्ण होता है ब्रिटिश सिस्टम से रीडिंग फाइंड करना है। चलिए कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? काफी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से हम एंगल चेक करते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक्यूरेसी जो है वो 5 मिनट के एक्यूरेसी में चेक करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये क्या है? वर्नियर कैलिपर है और आपको इसको रीडिंग करना है। तो सबसे पहले इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है, मैट्रिक सिस्टम में करना है या ब्रिटिश सिस्टम में। तो देखिए ऑप्शन में देखा है एमएम में, यदि एमएम में लिखा है तो आपको मेट्रिक सिस्टम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। अगर इंच में लिखा होता है तो ब्रिटिश सिस्टम का। तो चलिए मैट्रिक सिस्टम का इसमें क्या है, अब देखते हैं कि इसमें दिया क्या है। ये मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन, ऊपर वाले को मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं और नीचे वाले को वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन डिवीजन देखिए आपको क्या दिया है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये जो है 4.5 है, 5 है। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे जीरो डिवीजन, जीरो जो दिया है वो कहां पे दिया है, तो ये बड़े वाले लाइन के दिया है। तो ये हो सकता है क्या है, ये जो है आपका मेन डिवीजन जो है यहाँ पे आपका 35 दिया हुआ है। और क्योंकि 35 जीरो के पास ही जो है वो 35 है, तो इसलिए इसका मेन डिवीजन होगा वो 35 होगा। अब क्या देखेंगे कि जो वर्नियर का और मेन स्केल डिवीजन का कौन सा एरो जो है वो दोनों मैच कर रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो 25 पे है वो दोनों मैच कर रहा है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे फाइंड कर लिए कि ये जो है वर्नियर डिवीजन जो है वो आपका दिया है वो 25 वर्नियर डिवीजन। अब 25 वर्नियर डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हमको वर्नियर रीडिंग लेना है तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0.02 mm से। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 0.50, ये हो जाएगा आपका ये वर्नियर डिवीजन। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 35.50 mm। अब देखिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में ये आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन डी 35.50 mm। तो इस प्रकार से इसकी रीडिंग फाइंड करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। Why surface plate are made of stresses relieved good quality cast iron। क्यों सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं? तो दोस्तों सरफेस प्लेट जो बनाया जाता है वो गुड क्वालिटी कास्ट आयरन का बनाया जाता है, स्ट्रेस रिलीव्ड, ताकि उसमें जो है विकृति को रोका जा सके। टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए सरफेस प्लेट जो है गुड क्वालिटी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। समायोजन समानांतर ब्लॉक यानी कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का इस्तेमाल जो किया जाता है वो डिफरेंट
हाइट को सेट करने के लिए किया जाता है। विभिन्न ऊंचाई के निर्धारित करने के लिए जो है वो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी, इमेज जो है वो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का इमेज है और इसको जो है ऊपर वाले भाग को जो है स्लाइड करके आगे पीछे किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे कि ये जो पैरेलल ब्लॉक के द्वारा विभिन्न प्रकार के हाइट प्राप्त किए जाते हैं। Which part universal surface gauge is used to set a subscriber at required position exactly? यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर सब्सक्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी कंफ्यूजन होता है इस प्रश्न में आंसर देने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि आवश्यक सही पोजीशन पर सब्सक्राइबर को सेट करने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, स्नग, गाइड पिन, रॉकर आर्म एंड फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। स्नग जो है वो सब्सक्राइबर को होल्ड करता है और उसके सब्सक्राइबर को सही हाइट प्रदान करता है और ये स्नग के द्वारा ही सब्सक्राइबर को सेट किया जाता है। लेकिन जहां बात की जाए फाइन एडजस्टिंग का, उसको पोजीशन एग्जैक्टली पोजीशन में फाइंड मिलाने के लिए, तो वहां पे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कि रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली, सब्सक्राइबर को क्या है कि एकदम सही पोजीशन पे मिलाना है। तो वहां पे जब तक कि फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पे एग्जैक्टली नहीं मिला पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में काफी अधिक लोग हैं और डिस्कस करते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।